नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं पूरे देश में चर्चा का विषय बने सेडिशन लॉ, जिसे देशद्रोह और राजद्रोह कहा जाता है। और ये विषय चर्चा में तब आया जब महाराष्ट्र की सरकार ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के ऊपर देशद्रोह का केस दायर किया। नवनीत राणा ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी थी कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उनको रोकने के लिए सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट में 124(a) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और इस कानून के ऊपर आरोप लगते आए हैं कि सरकारें इस कानून का मनमाना प्रयोग करती हैं और वो अपने विरोधियों के ऊपर इस कानून को लागू करती हैं। केंद्र सरकार ने पहले तो इस कानून का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि केदारनाथ बनाम बिहार सरकार का जो मामला है वो सही है। बाद में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर करके कहा कि सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहती है, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ कानून है और सरकार ने अब तक लगभग 1500 कानून ऐसे थे जिनका प्रयोग नहीं हो रहा था, उनको रद्द किया है। क्योंकि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार इस कानून के ऊपर पुनर्विचार करना चाहती है और एक गाइडलाइन तैयार करना चाहती है जिससे कि इस कानून का दुरुपयोग रोका जाए और इसमें प्रभावशाली सुधार लाए जाए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) में राजद्रोह या देशद्रोह का उल्लेख है। ये धारा कहती है अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या इशारों से या फिर चिन्हों के जरिए किसी और तरीके से घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने की कोशिश करता है या असंतोष को भड़काने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का आरोपी है। सेडिशन लॉ केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि वो अब राजद्रोह कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार है। सरकार ने बताया वो भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) यानी राजद्रोह के प्रावधानों की फिर से जांच करेगी और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही दलीलों में कहा गया है कि कई दशकों से चले आ रहे कानून को लेकर काफी विवाद है। सरकारों पर इसके गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगते आए हैं। ऐसे में बताया गया है कि मौजूदा दौर में इस औपनिवेशिक कानून की जरूरत का मूल्यांकन करने का फैसला पीएम मोदी के निर्देश के बाद लिया गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया है। उसमें कहा गया है कि पुराने कानून की समीक्षा करना और उसे निरस्त करना एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार ने 2014-15 से लेकर अब तक लगभग 1500 कानूनों को निरस्त किया है जो कि बेकार थे, जो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे थे। केंद्र सरकार का कहना है कि वो इस पर रिकंसीडर और री एग्जामिन कर रही है। तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रतीक्षा करे और वो इस तरह के मामलों की याचिकाओं की सुनवाई को निरस्त कर दे। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट से कहना था कि जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार और पुनर्निरीक्षण इसका कर रही है तब तक इस मामले को कोर्ट में ना उठाया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम इतने इरेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। सरकार ने काफी टाइम ले लिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बाकी पक्षों को 24 घंटे का टाइम दिया कि वो अपना पक्ष स्पष्ट करें कि वो किस तरह से इसमें पुनर्विचार कर रहे हैं और इससे संबंधित गाइडलाइन एक तैयार करके दें ताकि जो लंबित केसेस है उसमें डिसीजन दिए जा सके और जिन लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उन्हें कुछ राहत दी जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि एसपी रैंक के अधिकारी ही मामले को दर्ज कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबित राजद्रोह के मामलों की समीक्षा की जा सकती है और 124 के तहत दर्ज मामले में कई मामलों में जल्द से जल्द जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। जबकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमने जो केस दायर किया है उस पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सरकार इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और लंबे समय से सरकार इसको टालती आई है और सरकार की मंशा इसमें कुछ बदलाव करने की नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए एक ऐसा टूल है जो कि अपने विरोधियों के लिए आसानी से वो इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि उनको संदेह है कि सरकार इसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेगी। अगर हम इस कानून के इतिहास के बारे में बात करें कि ये कानून कहाँ से आया, तो सबसे पहले ये 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में जब वहाँ पर सरकार और
उसके साम्राज्य के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई थी, तो उसको दबाने के लिए वहाँ पर ये राजद्रोह का कानून लाया गया था और उसके बाद ये भारत में लाया गया। जब ब्रिटिश ने भारत पर कब्जा किया तो थॉमस मैकाले को इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई और 1860 में आईपीसी को लागू किया गया। उस समय देशद्रोह का कानून उसमें नहीं था। बाद में जब अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारी और सेनानियों को रोकने के लिए, तो उन्होंने आईपीसी में संशोधन करके 124A को उसमें जोड़ा ताकि वो देशद्रोह का केस लगा के क्रांतिकारियों को शांत कर सके। उसके बाद इस धारा का प्रयोग स्वतंत्रता संग्रामों को रोकने के लिए और सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाने लगा। महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ हुआ। महात्मा गांधी ने इसे हास्यास्पद और डरावना कानून भी बताया था। उनका कहना था कि अगर सरकार से किसी तरह की परेशानी है तो उसके खिलाफ अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो कई नेताओं ने इस कानून को हटाने की बात कही, पर जब भारत का अपना संविधान बना तो उसमें भी 124A को शामिल किया गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) में बोलने की आज़ादी पर संविधान में संशोधन लाया, जिसमें कहा गया कि बोलने की आज़ादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने देशद्रोह को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया और उन्होंने ये अधिकार दिया कि इस केस में किसी भी व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इस कानून का लगातार विरोध होता आया है। लोगों का कहना है कि सरकारें इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल करती हैं। जब कोई सरकार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाता है तो उस आवाज़ को बंद करने के लिए सरकारें उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू कर देती हैं। ये गैर जमानती अपराध है जिसके लिए 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा की जा सकती है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अक्सर राजद्रोह और देशद्रोह को एक मान लिया जाता है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है। जब सरकार के खिलाफ मानहानि या अवमानना होती है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है और जब देश के खिलाफ मानहानि या अवमानना की जाती है तो उसको देशद्रोह कहा जाता है और ये दोनों ही 124 के अंतर्गत आते हैं। इस कानून के विरोध का कारण ये भी है कि इसके तहत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, जबकि बहुत कम मामलों में सिर्फ दोष सिद्ध हो पाता है। और केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी 2014 से लेकर अब तक इस पर निगरानी रख रही है। आज तक जितने भी केस दर्ज हुए हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चल रही है। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार 2014 से 2020 तक लगभग 399 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 603 लोगों को गिरफ्तार किया गया और महज 13 लोगों के ऊपर ही अपराध सिद्ध हो पाया। जानकार लोगों का कहना है कि जब इतने सारे लोग छूट जाते हैं और बहुत कम लोगों के ऊपर दोष सिद्ध हो पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मामले गलत दर्ज किए जा रहे हैं। आज़ादी के बाद 1991 में पहली बार तारा सिंह गोपीचंद मामले में इस मामले को अदालत में उठाया गया और पंजाब हाई कोर्ट ने इसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना। बिहार के रहने वाले केदारनाथ पर बिहार सरकार ने भाषण देने पर राजद्रोह का केस दायर किया। इस पर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ भाषण देने से और सरकार की आलोचना कर देने भर से देशद्रोह साबित नहीं होता। देशद्रोह का अपराध दंडनीय तभी होगा जब उसके भाषण से कोई हिंसा भड़की हो। केदारनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आज भी 124(1) के मामलों में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी गंभीरता को देखते हुए इस कानून के ऊपर तुरंत रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक इसमें कोई पुनर्विचार नहीं हो जाता, जब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक के लिए उनको चाहिए कि वो इस तरह के मामलों के ऊपर किसी भी तरह की FIR दर्ज ना करें। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकेगी और इसके साथ ही जिन लोगों को इस मामले के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और जो जेल में है उनको भी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ताकि उनको राहत दी जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आशा जताई है कि केंद्र सरकार इसमें कोई अच्छा डिसीजन लेगी और केंद्र सरकार को ये स्वीकृति दी है कि वो इस कानून के ऊपर पुनर्विचार करें, क्योंकि एक संज्ञेय अपराध है और इस
के अपराध के मामले में जो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, ये एक नॉन अवेलेबल अपराध है और जिसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वो बिना वारंट ही किसी व्यक्ति को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर सकती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, कानून की गंभीरता को देखते हुए और इसके दुरुपयोग को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई से इसके ऊपर रोक लगा दी है, ताकि जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनः विचार करे तब तक किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत कोई दिक्कत ना हो और उसको बिना वजह जेल में ना रखा जाए।